हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। जैसे कि आपको पता है पैरामैग्नेटिज्म की क्या प्रॉपर्टी होती है। वो जो हमारे पास मैग्नेटिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है और जो मैग्नेटाइजेशन होती है वो पैरेलल होती है एक दूसरे के। और ये जो है जब हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो अट्रैक्ट करता है। सो एज वी नो, जो हमारे पास एटम होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है तो इट मीन्स उसके साथ उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी एसोसिएट होगा। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो एटम का मैग्नेटिक डाइपोल होता है इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो जो होता है वो रैंडमली ओरिएंटेड होता है। रैंडमली ओरिएंटेड का मतलब जैसे ये हमारे पास एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक डाइपोल रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, कुछ इसकी डायरेक्शन कहीं भी होगी, रैंडम होगा इनका जो मोशन होगा। तो यहाँ पे जब हमारे पास अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है तो ये रैंडमली ओरिएंटेड है। तो ये जो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो एक दूसरे का अफेक्ट जो है कैंसिल आउट कर देगा। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो हो गया तो हमारे पास नेट मैग्नेटाइजेशन क्या होगी, इस केस में ज़ीरो होगी। अब जो है हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी मतलब नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो वो सारे जो है हमारे पास एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। कौन सी डायरेक्शन में अलाइन होंगे? इन दी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। उस डायरेक्शन में ये सारे डाइपोल्स जो है हमारे पास अलाइन हो जाएंगे। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नॉट ज़ीरो का केस और ये हमारे पास ज़ीरो का केस आ गया पैरामैग्नेटिज्म में। सो यहाँ पे ये यही कह रहे हैं कि क्लासिकल थ्योरी क्या एज्यूम करती है। इससे पहले जो आपने पढ़ा होगा क्लासिकल थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म तो उसमें हमने ये एज्यूम किया था कि जो हमारे पास परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू है एटम का वो पोजेस करता है कोई भी ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जो क्वांटम थ्योरी में होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होते हैं उसमें क्वांटाइज होते हैं, मतलब कि म्यू कैन ओनली हैव फाइनाइट सेट ऑफ ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वो क्वांटाइज होते हैं, एक सेट होता है फाइनाइट सेट ओरिएंटेशन का। क्वांटाइज मतलब जैसे 1 2 3 मतलब एक सेट होता है फाइनाइट सा। अब इसकी जो डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू ऑफ एन एटम। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमने जो है पढ़ा हुआ है -g μ/b/j। यहाँ पे जो हमारे पास जे है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम है और ये जी लैंडेजी फैक्टर है। आपने बैचलर्स में पढ़ा होगा लैंडेजी फैक्टर के बारे में, जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है 1+j+1+s/(1) -l(l+1) यहाँ पे जो जे है ये टोटल एंगुलर मोमेंटम है, एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और एस क्या है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। यहाँ पे म्यू बी क्या है? म्यू बी यहाँ पे बोहर मैग्नेटोन है जिसकी वैल्यू होती है EH/2m। नाउ हमारे पास अब मैग्नेटिक हमारे पास डाइपोल मोमेंट आ गया। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी हमने जो है अपनी छोटी क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो ये जो है हमारे पास जब डॉट प्रोडक्ट आएंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। सो आफ्टर दिस यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 इन 3 तो हमें मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो g μ/b/j cos थीटा इंटू बी। अब हमारे पास ये j cos थीटा कैसे आ गया, ये हमने b बाहर लिख दिया और j cos थीटा ये b का जो cos थीटा था इसके साथ अंदर लिख दिया। अब j cos थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे हमारे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है j क्या था हमारे पास, टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो जे की हमने मान लेते हैं ये हमारे पास डायरेक्शन जो है ऐसे है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास इस तरफ है। और जब ये इन दोनों के बीच में जो हमारे पास एंगल है वो थीटा बन रहा है, जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये मान लेते हैं, इसको ओ ले लेते हैं, इसको ए, इसको सी। तो ये अगर जे है तो अगर हम एम जे कॉस तो ये वाला जो हमारे पास अगर ओ सी निकाल लें हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ओ सी की वैल्यू आ जाएगी जे कॉस थीटा। तो जे कॉस थीटा होता है हमारे पास एम जे, जिसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। इसकी ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगी, अभी के लिए सिर्फ ये थोड़ा सा समझ लो कि एम जे की वैल्यू आ जाएगी जे कॉस थीटा। तो यहाँ पे एम जे लिख देंगे हम जे कॉस थीटा की जगह।
इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। फिर एम जे क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसकी जो वैल्यू होती है प्लस जे से माइनस जे के बीच में होती है, और टोटल वैल्यूज़ कितनी होती हैं, 2j+1 वैल्यूज़ होती हैं। मतलब जैसे अगर हमारे पास 1s इलेक्ट्रॉन है, 4 1s इलेक्ट्रॉन, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस है तो जीरो हो जाएगा एल। तो स्पिन क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, हाफ होती, तो हमने हाफ ले ली, तो जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल प्लस एस इज इक्वल्स टू हाफ आ जाएगी जे की वैल्यू। अब एम जे की वैल्यू क्या है, मैंने क्या बोला, एम जे की वैल्यू प्लस जे से माइनस जे के बीच में होती है, और जो हमारे पास जे की वैल्यू क्या है, हाफ है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1+1 मतलब 2 वैल्यूज आएंगी हमारे पास एम जे की। तो क्या वैल्यूज आएंगी, प्लस हाफ टू माइनस हाफ, तो प्लस हाफ और माइनस हाफ वैल्यू लिख दी हमने। अभी क्वेश्चन नंबर 2 से हमें जो है जी की वैल्यू जो है 2 मिल गई। अब कैसे मिली, जब हमारे पास सारी वैल्यूज थे हमने पुट करी जे एस और एल की, ये थी हमारे पास एल की वैल्यू, एस की वैल्यू और जे की वैल्यू हमने सारी पुट करी, तो हमारे पास जी की वैल्यू जो 2 आ जाएगी। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, यही आ रही है। तो अगर हमारे पास जो एम जे की वैल्यू पॉजिटिव हाफ लेंगे और जी की वैल्यू जो है 2 लेंगे, तो हमारे पास जो है यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू बी बी आ जाएगी। और जब हम माइनस हाफ और जी की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो हमारे पास यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस म्यू बी बी। सो हमें इन दोनों इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है ज़ीरो है, तब हमारे पास जो है बी इक्वल टू ज़ीरो में ये हमारे पास एक ही स्टेट है। लेकिन जब हमारे पास, जब हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का केस लेंगे, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, तो हमारे पास जो 2 स्टेट आ रही हैं, ठीक है, एक हमारे पास स्टेट आ रही है म्यू इज इक्वल्स टू म्यू बी बी, और एक हमारे पास स्टेट आ रही है म्यू इज इक्वल्स टू माइनस म्यू, ये मैंने यू लिखा है, म्यू नहीं है यू है, माइनस म्यू बी बी। ठीक है, हमारे पास बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो के केस में हमारे पास 2 स्टेट्स आ रही हैं। इसको हम ले लेते हैं लोअर स्टेट, और ये हमारे पास हायर स्टेट। 2 स्टेट्स हमारे पास आ गई। ये वाला जो केस था हमारे पास म्यू बी बी वाला, ये हमारे पास है एम जे इज इक्वल्स टू हाफ के लिए था, और ये एम जे इज इक्वल्स टू माइनस हाफ के लिए था। ठीक है, अब जो है हम देखेंगे एन नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एन जो है हमारे पास नंबर ऑफ एटम होंगे पर यूनिट वॉल्यूम के पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। अब N1 जो है हमारे पास नंबर ऑफ एटम इन लोअर स्टेट, मतलब यहाँ पे एन नंबर ऑफ एटम इन लोअर स्टेट N1 है, और N2 क्या होंगे हमारे पास, मतलब नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, N2 होंगे इस स्टेट में, हायर स्टेट में। तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे हमारे पास, N इज इक्वल टू N प्लस N2। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो। देन वी अप्लाई बोल्ट्जमैन लॉ, जो कि हमें कहता है एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस यू, ये पोटेंशियल एनर्जी वाला यू है, अपॉन के टी। तो अब जो है हमारे पास यहाँ पे N1 और N2 के लिए लिखेंगे, तो हमारे पास जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, तो हमारे पास N नोट जो आ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 6 दे दो। सिमिलरली हम N2 की वैल्यू भी निकालेंगे, इस इक्वेशन नंबर 7 दे देंगे। फिर हमारे पास जो है ये थोड़ा बड़ी सी वैल्यू थी, तो इसको हम x एज्यूम कर लेंगे, x लेके चलेंगे, इतना लिखने का कष्ट नहीं करना पड़े, तो हम x लेके चलेंगे इसको। तो इक्वेशन नंबर 8 को जो है हम 7 और 6 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 और 10 आ जाएंगी। और 9 और 10 को जो हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे, तो n इज इक्वल्स टू एन नोट ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x आ जाएगा। अब हम निकालेंगे फ्रैक्शनल पॉपुलेशन इन लोअर स्टेट। तो कैसे निकालेंगे इसको, हमारे पास जो N1 नंबर ऑफ एटम इन लोअर स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस निकालेंगे, तो हमारे पास N1 अपॉन N की वैल्यूज हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इक्वेशन नंबर 12। फिर हम निकालेंगे फ्रैक्शनल पॉपुलेशन इन हायर स्टेट, तो N2 अपॉन N कर देंगे, क्योंकि हायर स्टेट की हमने नंबर ऑफ एटम कितने माने हुए हैं, N2, तो N2 अपॉन NN। तो वैल्यूज पुट करने के बाद इक्वेशन नंबर 13 आ जाएगी। तो जैसे कि हम x इज इक्वल्स टू अगर 0 रखें, तो हमारे पास N1 अपॉन N की और N2 बाई N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, क्योंकि यहाँ पे e की पावर 0 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी e की पावर 0 1, और यहाँ पे भी e की पावर 0 1, तो 1 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, तो 1/2। इसको इक्वेशन नंबर 12 और 13 दे दो। सो आपको e की पावर x का ग्राफ तो पता ही होगा, तो e की पावर x का ग्राफ जो थोड़ा ऊपर को जाता है, मतलब तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 12 थी, तो उसका जो हमारे पास आएगा लोअर स्टेट का ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, और जो हमारे पास हायर स्टेट में था, उसमें N2 बाई N की वैल्यू में ऊपर क्या आ रहा था, e की पावर माइनस x, तो ऐसे हम डिक्रीजिंग बनाएंगे। तो ये हमारे पास हायर स्टेट के लिए आ गया, और ये
लोअर स्टेट के लिए ग्राफ आ गया। ये हमने ग्राफ बनाया है फ्रैक्शनल पॉपुलेशन और एक्स के बीच में। तो ये ग्राफ भी आप एग्जाम में बना के आएंगे। और ये 1/2 मतलब एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे मतलब हमारे पास 1/2 आ रही थी फ्रैक्शनल पॉपुलेशन की वैल्यू, तो ये हमने 1/2 से ही ड्रॉ किया है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नेट मैग्नेटाइजेशन निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, m इज इक्वल्स टू n इंटू यू माइनस n टू यू। सो यहाँ पे u जो है बाहर ले लेंगे, तो हमारे पास n से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो n/n इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी थी 12 में और 13 में थी, तो उसको हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। हमारे पास जो है tan हाइपरबोलिक x की आप वैल्यू गूगल कर सकते हो, तो यही होती है हमारे पास e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन ये, ठीक है। इसकी जगह हम लिख देंगे tan हाइपरबोलिक x। तो इसको इक्वेशन नंबर 14 दे दो। ये हमने जो है मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब बिना वेक्टर वाली टर्म्स लिखी हुई है, इसको इक्वेशन नंबर 14 दे दिया। जब हमारे पास x की वैल्यू जो है बहुत ही ज़्यादा कम होगी 1 से, तो x के लिया था हमने म्यू बी अपॉन के टी, तो इसकी वैल्यू भी कम होगी 1 से। सो tan हाइपरबोलिक x किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, x के बराबर। तो इक्वेशन नंबर 15 को अब यहाँ पे पुट कर दो 14 में, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, n म्यू बी एक्स। अब यहाँ पे म्यू बी क्यों लिखा मैंने, देखो आपको मैं स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कि क्या होता है, माइनस जी म्यू बी जे के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म लें इसकी, तो मैग्नीट्यूड लिया तो माइनस जो है पॉजिटिव हो गया, जी म्यू बी जे। जी की वैल्यू जब 2 होगी और जे की वैल्यू जो है हाफ है हमारे पास, ये हमने ऊपर देखा था, रिजल्ट कहाँ गया, हाँ ये जी की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू हाफ थी, तो हमने वैल्यूज पुट करी तो हमारे पास यू की वैल्यू जो है म्यू बी के बराबर आ रही थी, ठीक है। ये हम आगे भी यूज़ करेंगे म्यू बी और म्यू को इंटरचेंज रिप्लेस करके। तो हमारे पास x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 8 से पता है, यहाँ पे पुट कर दो तो हमारे पास जो सॉल्व करने के बाद जो है ये रिजल्ट आ जाएगा। अब b की वैल्यू हमें पता है म्यू नोट h होती है, तो म्यू नोट h लिख देंगे। उसके बाद जो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी n म्यू बी स्क्वायर म्यू नोट h अपॉन के टी। अब हमारे पास जो ये h जो है हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास m/h क्या होता है, सस्पेक्टिबिलिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सस्पेक्टिबिलिटी आ जाएगी हमारे पास n म्यू बी स्क्वेयर म्यू नोट अपॉन के टी। तो हमारे पास यहाँ पे सस्पेक्टिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर टी के, ठीक है। ये तो यहाँ तक हो गया। अब इन जनरल ईच लेवल विल स्प्लिट इनटू 2j + 1 एनर्जी लेवल। सो हम जो है tan हाइपरबोलिक x जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 14 में था, उसकी जगह हम एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे। उसकी जगह हम लिखेंगे ब्रिलियंट फंक्शन bj(x) की जो हमारे पास फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लो, 2j + 1 अपॉन 2j। यहाँ पे फिर से आएगा 2j + 1 अपॉन 2j, बस कोट हाइपरबोलिक x आ जाएगा, और -1 अपॉन 2j, मतलब ये 2j तो सिमिलरली यहाँ चला है, यहाँ पे भी चला है। ये जो x था ये बाहर निकल जाएगा और अंदर हाइपरबोलिक के साथ आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 18 दे दो। अब हमारे पास जो x जो बहुत ही कम है 1 से, तो म्यू बी बाय बी बी का अपॉन के टी भी बहुत कम होगा 1 से। इस केस के लिए हम करेंगे सॉल्व। तो कोट हाइपरबोलिक जब हम x का फॉर्मूला अगर आप गूगल करके देखें तो हमारे पास ये आता है 1/x + x/3। आगे जो हायर टर्म्स हमने उनको नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू जो है 1 से बहुत कम है। तो अब इक्वेशन नंबर 19 को जो है 18 में पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, bj(x) 2j + 1 कोट हाइपरबोलिक। अब यहाँ पे ये x सारा है तो 1/x है, तो इसका हम रेसिप्रोकल लिख देंगे यहाँ पे। देन हमारे पास क्या है x/3, तो x तो हमारे पास ये सारा आ जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6 आ जाएगा। अब हमारे पास -1/2j तो यहीं पे एज इट इज़ कोट हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देन हमारे पास bj(x) की वैल्यू जो है x × j + 1 अपॉन 3j आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 20 दे देंगे। इसको सॉल्व करने से बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं bj(x) की वैल्यू। अब इक्वेशन नंबर 20 को जो है हम 17 में पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो NuJ + 1 3j और x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और म्यू बी की वैल्यू जो है हम म्यू ही ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिजल्ट, सो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा m = NU² j + 1 × b 3j KT। हमारे पास म्यू की वैल्यू क्या होती है, -g म्यू bj। अब इतनी बार ये रिजल्ट यूज़ हो रहा है, स्टार्ट भी हमने यहीं से किया था, तो ये तो आपको याद हो ही गया होगा। NG² म्यू बी स्क्वेयर j² j + 1 × b
जे से जे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जी स्क्वेयर जे इंटू जे प्लस वन को अलग से लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है पी स्क्वेयर के बराबर होती है। ये पी क्या होता है हमारे पास, अफेक्टिव नंबर ऑफ बोहर मैग्नेटॉन। ये आपने बोहर मैग्नेटॉन का कंसेप्ट जब पढ़ेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वेयर की। तो एम की वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे इसकी जगह पी स्क्वेयर पुट कर देंगे। देन हमारे पास बी की वैल्यू होती है म्यू नोट एच लिख देंगे। देन हमारे पास जो एच था यहाँ पे वो नीचे यहाँ पे चला जाएगा। तो एम बाई एच क्या होता है, सस्पेक्टिबिलिटी। तो सस्पेक्टिबिलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा सी बाई टी। तो इसी को हम बोलते हैं क्यूरी लॉ। और सी जो हमारे पास सारा कांस्टेंट था यहाँ पे लिख देंगे, उसको बोलेंगे क्यूरी कांस्टेंट। आई होप आपको क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म में कोई डाउट नहीं रहा होगा। थैंक यू सो मच।